तो नेक्स्ट चीज अपने पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR। ये जो फिनोमेना इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये बिना किसी मिरर के हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर कोई रिफ्लेक्शन बिना मिरर के हो रहा है, भाई रिफ्लेक्शन तो किससे होता है, कांच से तो होता है, पर अगर बिना किसी मिरर के रिफ्लेक्शन होता है तो वो TIR है, ठीक है ना, बिना किसी मिरर के, ठीक है। अब देखो कैसे, तो देखो जब कोई रे डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर जाती है तो आपको पता है रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे होता है रिफ्रैक्शन। भाई रे ऐसे ही गई, मैं बोल रहा हूँ ये डेंसर है और ये रेयरर है, भाई डेंसर से रेयरर में जाएगी तो कहाँ जानी चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऑब्वियस सी बात है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कहाँ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। कैसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी। तो आपको पता चल गया कि कोई मीडियम, कोई अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो कहाँ पे बेंड होती है, नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो आप एक फिगर देखो, ठीक है। इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो मान लो एक ये इंटरफेस है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट एक दो लाइट तो इमिट करता नहीं है, बहुत सारी लाइट इमिट करता है, ठीक है। तो होगा क्या कि एक तो मान लेते हैं एक रे सीधी चली गई, मतलब एक रे सीधी गई यहाँ से, ठीक है, तो वो तो कहाँ निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, है ना। अब देखो एक रे तो सीधी चली गई, दूसरी रे मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बनाई मैंने दूसरी रे, ठीक है, और नॉर्मल बना दूंगा इधर। नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे, और ये कहाँ बेंड होगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इधर कहाँ बेंड होगी, यहाँ बेंड होगी, ठीक है। अब मैं एंगल थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, कौन सा वाला एंगल, इंसिडेंस एंगल, ये इंसिडेंस एंगल है, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये देखो ये मैंने और बढ़ा दिया इसको। अब इस बार नॉर्मल क्या होगा, देखो इंसिडेंस रे, जो इंसिडेंट एंगल है वो और बड़ा हो गया, ये वाला आई छोटा है इस वाले आई से, ठीक है, तो ये और ज़्यादा बेंड हो जाएगी, और ज़्यादा बेंड हो गई। अब अगर मैं ऐसी रे निकाल दूं, कैसी, इस टाइप की रे, जिसमें ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो रे है रिफ्रैक्ट होके पैरेलल चली जाए, कैसे चली जाए, पैरेलल, मतलब यहां पर ही गई, ठीक है, और नॉर्मली बना दिया मैंने, ठीक है ना। मान लो ये कोई एंगल है आई, ठीक है ना, आई नॉट ये एंगल है ना। यहां पर जब रिफ्रैक्शन हुआ तब अपन ने नोटिस करा, तो देखो ये बैंड कैसे हो रहा है, पहले तो 90 डिग्री बना रही थी, उसके बाद थोड़ी सी बैंड हुई, फिर और बैंड हुई। अब क्या हुआ कि ये बिल्कुल साथ साथ चली गई इसके, मतलब कैसे, इंटरफेस के साथ साथ। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं आई बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आई छोटा था, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं आई बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसकी तरफ आ रही है, इंटरफेस की तरफ झुकते जा रही है। तो ऐसा कोई एंगल जिस पे इंटरफेस के पैरेलल हो जाए रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब देखो इससे कोई भी बड़ा एंगल लूंगा ना मैं, एक और रे निकाल लेते हैं, एक और रे मैंने निकाली ये, ठीक है, ये रे निकाली, ठीक है। अब ये वाला जो इंसिडेंस एंगल है ये आई नॉट से भी बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये किससे बड़ा हो गया, आई नॉट से भी बड़ा हो गया। तो यहाँ पर अब देखो ऐसे ऐसे झुकते जा रही थी ये, है ना, कैसे झुक रही थी, ऐसे ऐसे झुक रही थी, ठीक है। तो मतलब अगर ये पैरेलल थी तो इस बार कहाँ जाएगी, ये अंदर की तरफ चली जाएगी, मतलब यहाँ पर ये अंदर की तरफ चली जाएगी, मतलब इस बार तो वो रिफ्लेक्टेड रे बाहर गई ही नहीं, वो तो वापस अंदर आ गई। इसका मतलब है ये कि यहाँ पर मिरर तो है ही नहीं, फिर भी जो ऑब्जेक्ट है, फिर भी जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ से, इंटरफेस से, ठीक है। इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर बात, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप कोई भी एंगल, मतलब अगर डेंसर से कोई रे रेयरर में जा रही है, ठीक है ना, कोई डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, और उसका जो एंगल है, जो उसका इंसिडेंट एंगल है वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी रे, क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट। मतलब अगर ये एंगल जो है, मैं क्रिटिकल एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, सी से, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। भाई अपन देख रहे थे ना अभी, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड से कितना एंगल बना रही थी, ये वाला दिखा था ना, ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है ये वाला,
ठीक है। तो ये कितना एंगल बना रही है नॉर्मल से 90 डिग्री। तो जो रे, तो क्रिटिकल एंगल कौन सा है, जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री बनाए। तो अगर मैं कोई भी इंसिडेंट एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है वो अगर लेता हूँ तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर ये आई है, मान लेता हूँ मैं अभी कि आई जो है वो बड़ा है सी से, भाई अगर सी होगा तो पैरेलल चली जाएगी। जब इंसिडेंट एंगल क्या होगा, सी होगा क्रिटिकल एंगल, तो पैरेलल चली जाएगी। और जब वो एंगल सी जो क्रिटिकल एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा जब क्या हो जाएगा, टी आई आर। तो देखो अगर ये एंगल आई जो है वो सी से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के आपको लॉस याद होनी चाहिए कि अगर इंसिडेंट एंगल जिस पे इंसिडेंट हो रही है उसी पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो ये भी कितना होगा, आई होगा। तो यही टी आई आर है, ठीक है। अब इससे आप क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अब इससे क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अपने को पता है कि क्रिटिकल एंगल कब निकलेगा, जब कोई रे जब यहां से जाएगी, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके वो सीधा इसके पैरेलल चली जाए इंटरफेस के, जब ये क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है ना। जब ही वो क्या होगा, जब ही वो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो अपने को ये निकालना है। आपको पता है ये रेयर है, मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि ये एयर है, ठीक है ना, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ मैं n है। भाई टी आई आर जो है ना वो हमेशा डेंसर से रेयरर में ही होगा। कोई रे डेंसर से चलनी चाहिए और वो उसमें रेयरर में जानी चाहिए, जब भी टी आई आर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये n है, डेंसर है, और ये 1 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ज़्यादा ही हो सकता है, या 1 से ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको सी निकालना है। तो भाई सी के जो थ्योरम है वो मैंने निकाल दिया। यहाँ से सी पे मैंने इंसिडेंट करी क्रिटिकल एंगल पे, और क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल पैरेलल चली जाती है। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है, सिंपली स्नेल्स लॉ लगा दो। कैसे लगाओगे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बोलता है साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई क्या है, आई कितना है, सी, साइन ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ आर, आर कितना है यहाँ पर, आर है यहाँ पर 90 डिग्री। भाई नॉर्मल के साथ ही तो गिनते हैं हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल कितना एंगल बना रही है, साइन 90, ठीक है, इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव मीडियम ऑफ सेकेंड, मतलब ये बाय रिफ्लेक्टिव मीडियम ऑफ फर्स्ट, तो ये 1/n। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो गई साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n, और मैं लिख सकता हूँ c इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/n। तो ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब है, जब एयर मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने एयर लिया है उसलिए मैंने 1 देखा है। आप n1 n2 करके भी निकाल सकते हैं। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से जो c है, c के अंदर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल ही जाएगी, तो आपको साइन 90 लिखना जरूरी है। बाकी तो आप n1 n2 के साथ कैसे भी खेलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आपको क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री, एक एयर और मीडियम इंटरफेस के लिए, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री। आपको निकालना है n क्या होगा मीडियम का, ठीक है। तो सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये इंटरफेस है, मान लो ये इंटरफेस है, और यहाँ से रे आई, और ये कहाँ जानी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है, तो ये सीधा कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक, नॉर्मल से पैरेलल जाएगी। और ये आपको क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री। अब यहाँ से आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ, भाई ये एयर है, ऑब्वियसली ये एयर ही होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा टी आई आर जो होता है वो डेंसर से रेयर में होता है, तो ये एयर होना चाहिए, ये मीडियम होना चाहिए। इसका मैं मान लेता हूँ n होगा, तो साइन ऑफ 45 डिग्री बाय साइन ऑफ 90, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इस इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव मीडियम ऑफ द रिफ्लेक्टेड 1/n। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 45 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/n। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, n इक्वल्स टू √2, जो कि लगभग 1.414 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे आप सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको रिफ्लेक्टिव मीडियम दे देंगे किसी में, तो आपको क्रिटिकल एंगल निकालना होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो सिंपल चीज़ें हैं ये, कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या गिवन है, एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है, और नीचे आपको एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यार वो बल्ब जो है 0.8 मीटर पे नीचे है, ठीक है। अब वो जो बल्ब जब चलता है तब उसमें से बस एक ही पर्टिकुलर एरिया से ही लाइट निकल रही है बाहर,
तो उसका एरिया बता दे मुझे, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जब क्रिटिकल एंगल पे चली जाएगी रे, इससे बहुत सारी रेस निकलेगी, बहुत सारी रेस निकल रही है इससे, जब वो रे क्रिटिकल एंगल पे चली गई, मतलब जब ये क्रिटिकल एंगल हो गया तो वो कहाँ जाएगी, जब वो पैरेलल चली जाएगी, माने वो बाहर नहीं निकल रही है, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी रे यहाँ निकलेगी वो कहाँ जाएगी, वापस अंदर चली जाएगी। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने को क्या पूछ रहा है कि बस जितनी रेस बाहर निकल रही है, भाई बाहर कौन सी रेस निकलेगी, सिर्फ ये वाली, ठीक है ना, ये वाली सिर्फ बाहर निकलेगी, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल, जिसका इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर इंसिडेंस एंगल होता है तो वो वापस TIR हो जाता है, मतलब वापस अंदर आ जाएगी। तो उनसे कोई मतलब नहीं है, अपने को काम है सिर्फ C जो है क्रिटिकल एंगल उससे कम वाले एंगल्स की। तो अपने को एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये NCERT का क्वेश्चन है ना। तो ये वाला एरिया चाहिए। मान लेता हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है, जो उसका रेडियस है वो R है, यहाँ पे मैं R रेडियस लिया है, ठीक है ना, ये R क्या है, ये रेडियस है। अब आपको इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए रेडियस चाहिए आपको। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि अगर ये C है तो समझ में आ रहा है कि अगर ये C है तो ये भी C होगा, कौन सा, ये वाला C, भाई ये अल्टरनेट एंगल्स है ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, तो ये C है और ये भी C है, ठीक है। तो यहाँ से मैं tan C लिख सकता हूँ, tan C देखो क्या होगा, tan C इज इक्वल्स टू R बाय, ये हाइट कितनी गिवन है, 0.8। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ पर दो चीज़ें नहीं है, C और R, पर C मैं निकाल सकता हूँ। C कैसे निकालूंगा, अभी निकाला था फॉर्मूला, साइन ऑफ C इज इक्वल्स टू 1/n, और n कितना गिवन है 4/3, तो 1/4/3 इज इक्वल्स टू 3/4। तो आपकी जो वैल्यू है साइन C की वो कितनी आ गई, साइन ऑफ C इज इक्वल्स टू 3/4, कितनी आ गई 3/4। अब यहाँ से साइन C कैसे लिखोगे आप, साइन C लिखना है तो क्या होगा, R बाय ये वाला डिस्टेंस, R बाय ये वाला डिस्टेंस, ये कैसे लिखेगा, R स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो कैसे लिखूंगा, साइन C इज इक्वल्स टू R बाय R स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे लिखूंगा। और ये किसकी वैल्यू है, 3/4 की। जब आप यहाँ से R को निकालेंगे तो आपके पास R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 5.76 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपको, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू निकालना 5.76। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका एरिया। भाई ये एरिया बनेगा कैसे, वो ऐसे ही तो बनेगा, ये सर्कल बन रहा है, देख रहा है ना, ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। इसका एरिया अपने को निकालना है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 5.76। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2.6 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर, ये NCERT का एक्सरसाइज सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशन आपको हर चीज़ के लिए याद होना चाहिए, चाहे वो लेंस हो, मिरर्स हो या स्फेरिकल सर्फेसेस क्यों ना हो, एक ही साइन कन्वेंशन हर जगह फॉलो होता है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। पर उस साइन कन्वेंशन को आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं एक सरफेस बनाऊँ, ठीक है, अभी स्फेरिकल सर्फेस की बात करें, स्फेरिकल सर्फेस बना देते हैं। मान लो एक स्फेरिकल सर्फेस से बना दिया मैंने, ठीक है, और ये नॉर्मल है वहाँ से, और कोई लाइट आई ऐसी इधर से आई और वैसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें, जितनी भी वैल्यू क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज़ें होती है, इनके अपने को पॉजिटिव नेगेटिव आगे इनके लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में जो जो चीज़ें होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। तो जो भी मैं डिस्टेंस कवर करूंगा या गिनूंगा ना, वो कहाँ से गिनूंगा, यहाँ से गिनूंगा, बिल्कुल सेंटर से जहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है ना। तो अब देखना कि अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इधर रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, तो अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये उल्टा हो गया इंसिडेंट रे के, तो इसको मैं, उसलिए मैं यू को जो है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे डिनोट करते हैं अपन, उसको मैं क्या लूँगा,
नेगेटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी और अपन जा रहे हैं उल्टा। जाना कहाँ से, इस इंटरफेस से जाना है, ठीक है। और मान लो इमेज बनती है अपनी की यहाँ, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है इमेज, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस लिखने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस लिखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऐसे। तो भाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी वही है और जिसमें मैं जा रहा हूँ गिनने उसकी भी वही है। तो v क्या होगा, जो कि ऑब्जेक्ट, जो कि इमेज डिस्टेंस है, वो क्या होगा, पॉजिटिव। एक और चीज r क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो ये सर्कल बनेगा ना, ये सर्कल से तो काटा है मैंने, तो ये सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होगा भाई, यहाँ पर है ये सर्कल बना तो रेडियस इस साइड होना चाहिए। तो अपन यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, मान लो ये सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ये होगा। तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ से इधर जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, मुझे जाना पड़ रहा है ऐसे, तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव। तो यही चीज़ हर जगह फॉलो करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से किधर, बस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आपको जाना है। इंसिडेंट रे के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, मतलब सेम डायरेक्शन में, और जो उसके अगेंस्ट है वो है नेगेटिव में, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। अब अपन चलते हैं स्फेरिकल सर्फेसिस के पास। तो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, RSS। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर। यहाँ से रे निकली और यहाँ रिफ्रैक्ट होके इधर चली गई। मैंने माना है अभी रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है। क्या है ये, डेंसर है, N1 और N2, ठीक बात। अभी क्या करना है अपने को कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा एक स्फेरिकल सरफेसेस के आगे और आपको बोला जाएगा कि इमेज कहाँ पे बनेगी ये बताओ, ठीक है। जैसे अपन मिरर में बात करते थे, ठीक है। तो इसके लिए अपने को एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा, जो डेरिवेशन NCERT में भी गिवन है, ठीक है। तो काफ़ी इजी सा डेरिवेशन है, लंबा सा है, बट आप अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी होगी नहीं, क्योंकि सारा खेल टेक्नोमेट्री का है, ट्राइंगल्स का है, ठीक है। एक चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ जो ये इसका ये यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है और ये जो B है ये बहुत ही क्लोज है ना। ये मैंने दिखाने के लिए आपको इतना ही डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली है नहीं, क्योंकि इतना स्मॉल पीसेस होते हैं कि आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का इसका डिस्टेंस, मतलब अगर इसमें इसको P पॉइंट दे दूँ, P पॉइंट, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट से P पॉइंट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से B पॉइंट का डिस्टेंस लगभग इक्वल ही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मतलब ये कन्वेंशन है, ठीक है ना। इतना छोटा होता है कि अपन इसको मान सकते हैं और कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं होता, ठीक है। अब अपने को रिलेशन निकालना है कुल मिला के, किस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस N1 N2 के अंदर और R के अंदर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R है, ठीक है। मैं साइन कन्वेंशन आपको बता चुका हूँ, ऑलराइट। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब आप मानो कि AEB, आप इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है ना। इस ट्राइंगल को जब देखोगे, किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल AEB, किसको देख रहे हैं अपन, ट्राइंगल AEB। इसके अंदर मैं tan अल्फा लिखूं तो क्या लिखूंगा, EB बाय ये डिस्टेंस, कौन सा, AB, EB बाय AB, क्या लिखूंगा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू EB बाय AB। क्या बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं एक और। ये ट्राइंगल देखो EBC, कौन सा ट्राइंगल, EBC। तो EBC के अंदर क्या है, tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू EB बाय BC, EB बाय BC। तो EBC के अंदर मैं बात कर रहा हूँ tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू EB बाय BC। इन ट्राइंगल EBC tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू EB बाय BC, ठीक है। एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लोगे, EBD, कौन सा, EBD। इसके अंदर गामा है, tan गामा इज इक्वल्स टू EB, tan गामा इज इक्वल्स टू EB बाय BD। क्या है ये, EB बाय BD। तो tan गामा कितना हो गया, tan गामा इज इक्वल्स टू EB बाय BD। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल EBD, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखना, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इतने स्मॉल एंगल्स हैं,
इतने स्मॉल एंगल्स हैं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा अल्फा बीटा गामा। मतलब आपको पता है कि अगर कोई एंगल बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल एंगल्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा ही लिख सकता हूँ लगभग। ठीक है, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ थीटा ही लिख सकता हूँ। तो देखो अब अल्फा बीटा गामा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सीधा अल्फा, इसको ये लिखूंगा बीटा, इसको ये लिखूंगा गामा। तो ये आ गई मेरे पास कंडीशन। tan अल्फा को मैंने सीधा अल्फा लिख दिया, tan बीटा को बीटा और tan गामा को गामा। अच्छी बात, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब अपन ने सारे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, अब अपने को यूज करना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहाँ पे लगाएंगे, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, नॉर्मल यहाँ बनाइए, रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव मीडियम ऑफ सेकेंड मतलब n2 बाय n1। ठीक है, क्या होगा, एक और पेज लेते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव मीडियम ऑफ सेकेंड मीडियम जहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई रे डिवाइडेड बाय n1, तो n2 बाय n1। और आपको पता है क्योंकि i और r इतने छोटे एंगल्स हैं तो सीधा उनको मैं क्या लिख सकता हूँ, i बाय r। अब देखना यहां पर i को मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अगर मैं AEC ट्रायंगल देखूं, ठीक है ना, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो आमने सामने वाले जो दो एंगल्स है उसका सम होता है। इसका मतलब क्या है कि AEC जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला, AEC ट्रायंगल के अंदर अगर मैं अल्फा और बीटा का सम करूं तो किसकी इक्वल आना चाहिए, आई की इक्वल आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, है ना। तो क्या है, आई इक्वल्स टू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या बात समझ में आ रही है, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा इसके अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट कौन है, अल्फा और बीटा, उन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा वो किसकी इक्वल होना चाहिए, आई की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देखो ECD ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल, ECD, ये वाला ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी वही चीज़ है। बीटा किसकी इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, R प्लस गामा। ठीक है ना, बीटा यहाँ पे क्या लिखा था, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, अंदर के दो एंगल्स किसके, बाहर वाले के, तो बाहर वाला एंगल कौन सा है, बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा, अंदर वाला एंगल R प्लस गामा। ये बात समझ में आ गई, तो एक ये रिलेशन भी है। ठीक बात, अब देखो यहां से अपने पास क्या आया निकल के कि आई क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और जो बीटा है वो क्या होगा, आर प्लस गामा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि आर क्या है, आर क्या होगा, बीटा माइनस गामा। तो अपने पास दो इक्वेशन यहां से भी आ गई, कौन सी इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा और ये। अब जो अपन ने पहले प्रूफ करी थी ना, ये अल्फा बीटा गामा, अब देखना यहाँ पर क्या है, देखो EB तो हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है ना, और AB BC और BD को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो AB क्या है, AB क्या है, क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना ये भाई, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इससे नापते हैं हमेशा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये U, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U। अब इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो ये U कहाँ से नपेगा, इधर से ऐसे नपेगा, तो U कहाँ होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, तो अभी बता रहा हूँ आपको। तो A भी क्या है, U होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, EB बाय AB को क्या लिख दिया मैंने, U माइनस U, बल्कि ठीक है, माइनस U क्यों लिखा, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और अपन U ऐसे नाप रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है BC, EB तो कॉमन है, EB तो कट जाएगा लास्ट में, है ना, तो BC क्या है, BC आपको पता चल रहा है कि अगर ये जो नॉर्मल है ये एक स्फेरिकल सरफेस पे बना हुआ है, ठीक है ना, तो स्फेरिकल सरफेस से कोई नॉर्मल बनाते तो हमेशा वो सेंटर से पास होती है, मतलब ये सेंटर है इसका, जो C क्या है, ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है। इसका मतलब है ये जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, तो ये क्या होगा, ये R होगा, कितना होगा ये R होगा। इसका मतलब तो यही है भाई, नॉर्मल अपन बनाएंगे किसी स्फेरिकल सरफेस पे तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ पे मीट होगी, जाके नीचे अब सेंटर ऑफ सर्कल पे होगी, और सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कमफेरेंस तक जो रेडियस जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, रेडियस होता है R। तो BC कितनी होनी चाहिए, BC होगा R। तो मैं लिख सकता हूँ सिंपली
ई बी अपॉन आर कितना होगा, आर का साइन क्या होगा भाई, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसी है तो आर की डायरेक्शन अपन कैसे नाप रहे हैं, इधर से इधर ही जा रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लस आर। ठीक है, अब गामा को देख लो, ये ई बी तो ऐसे ही है कट जाएगा बाय बी डी। बी डी क्या है, बी डी ये है तो मैं बोल सकता हूँ इमेज डिस्टेंस है। क्या है ये, इमेज डिस्टेंस। बी डी क्या है, इमेज डिस्टेंस। भाई यहां से नाप रहे हैं, इमेज बन रही है यहां पर तो ये इमेज डिस्टेंस, तो ये क्या होगा इमेज डिस्टेंस, वी से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, अब देखो इमेज डिस्टेंस को कैसे नापेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, और अपन नाप भी कैसे रहे वी को, इसी डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो वी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन ने ये सब निकाल लिया था। अब अपन n2 बाई n1 इक्वल्स टू आई बाई आर है तो अपन सीधा इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सीधा, अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, n2 इंटू आर इज इक्वल्स टू n1 इंटू आई। ठीक बात है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, n2 इंटू आर और n1 इंटू आई। आई की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है, n2 इंटू आर बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू n1 इंटू आई अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया। ठीक है, खोल लो इसको, ये आ जाएगा n2 बीटा माइनस n2 गामा इज इक्वल्स टू n1 अल्फा प्लस n1 बीटा। ठीक बात है। ठीक है, अब सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे भाई, देखो ये क्या है, बीटा बीटा एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका n2 माइनस n1 बीटा। मैं बीटा को उस साइड लेके आ गया है ना, n1 बीटा को मैं इस साइड लेके आ गया और n2 गामा को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो ये जाएगा n1 अल्फा प्लस n2 गामा। तो यहाँ तक क्लियर है पिक्चर। ठीक है, अब अपने को सिर्फ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिखनी है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी थी, ठीक ही नहीं थी। देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ई बी माइनस यू, बीटा की ई बी अपॉन प्लस आर और गामा की ई बी अपॉन प्लस पॉजिटिव। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, ई बी अपॉन माइनस यू। तो देखो n2 माइनस n1 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, ई बी अपॉन प्लस आर, ई बी अपॉन प्लस आर इस इक्वल्स टू n1 अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की ई बी अपॉन माइनस यू इंटू ई बी अपॉन माइनस यू। ठीक है, इसके बाद गामा की वैल्यू कितनी, ई बी अपॉन प्लस वी, तो आ जाएगी n2 इक्वल्स टू ई बी अपॉन प्लस वी। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। यहाँ से काट दो उसको, ये ई बी कट गया, ये ई बी कट गया, ये ई बी कट गया। आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बची वो क्या आई, n2 माइनस n1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन प्लस वी। ठीक है, और इसको मैं अगर अच्छे याद करने वाले फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, n2 v माइनस n1 u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया है। तो ये रिलेशन है जो जिससे आप इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इमेज डिस्टेंस नहीं पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो आप इसमें फॉर्मूला सीधा पुट करना है और आंसर निकालना है। बस ध्यान किसका रखना है, साइन कन्वेंशन का। यहाँ पर वी, यू और आर इनकी वैल्यूज़ आपको साइन के साथ ही रखनी होगी। साइन के साथ मैंने आपको बता दिया, इंसिडेंट रे के साथ जा रही है तो पॉजिटिव, अगेंस्ट में जा रही है तो नेगेटिव। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरफ n1 है, इस तरफ n1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपको वो भी गिवन है, कितना 100 सेंटीमीटर। तो आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था
N2 बाय V माइनस N1 बाय U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, N2 और N1 अपने को पता है। N2 क्या है? N2 क्या है? N2 है 1.5 यहाँ पर, और N1 क्या है? 1। ठीक है, V, U और R। U आपको पता है 100 सेंटीमीटर पर, अभी अपने को साइन पता लगाना है कि आप उसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। R भी आपको पता है 20, पर अभी साइन कौन सा लेंगे वो अपने को पता लगाना है, V आपको निकालना होगा। ठीक है ना, तो देखो U इंसिडेंट रे कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, तो इस डायरेक्शन में जो भी चीज़ें होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो U कैसे नप रहा है? इधर से स्टार्ट करूँगा, इधर जाऊँगा, तो यहाँ पर उल्टा जा रहा है, मतलब U क्या है? नेगेटिव। तो मुझे U को -100 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? -100। और R को क्या रखना पड़ेगा? R, क्योंकि रेडियस, क्योंकि सर्कल ऐसे बनेगा ना U, तो उसका रेडियस किधर होगा? इस साइड होगा, और इंसिडेंट भी इस साइड है, तो R क्या होगा? पॉजिटिव, तो मतलब +20। तो बात खत्म हो गई। आपको पता है N2 कितना लिया है अपन ने? 1.5, ये वाला 1.5, और N1 कितना है? 1 है। ठीक है, ये 1 है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले पुट कर दो। N2 की वैल्यू क्या है? 1.5 अपॉन V माइनस N1 की वैल्यू क्या है? 1/-100। ठीक है ना, -100 इज इक्वल्स टू N2 1.5 -1 बाय R की वैल्यू कितनी है? +20। बस इसको सॉल्व करना है आपको। इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे, तो आपके पास V की वैल्यू निकल के आ जाएगी। V की वैल्यू आएगी आपके पास +100। अब देखो ये जो प्लस साइन आया ना यहाँ पर, ये प्लस साइन कुछ डिनोट करता है। अपने को पता है कि प्लस साइन कब आता है? जब इमेज या कुछ भी ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, मतलब अपन यहाँ से इधर ही चलना पड़ेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो मतलब इमेज कहाँ बन रही है? यहीं कहीं बन रही होगी। बाई चांस अगर इमेज जो है वो नेगेटिव आ जाती, मतलब -100 आ जाता, तो किसका मतलब क्या होता कि इमेज जो है वो इस साइड बन रही है, जो कि बन सकती है। ठीक है ना, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम लेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो काफ़ी और इंटरेस्टिंग पार्ट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेंस से भी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन अपना खत्म हो गया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, ये आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।